हेलो एवरीवन, मैं हूं आंचल और MPPSC क्रैश कोर्स फ्री ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं, आपको पता है हमारी MP हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं फारूकी वंश, जो कि निमाड़ में शासन करता था। उसके अलावा हम पढ़ेंगे गढ़कटंगा मंडला, जहाँ पे रानी दुर्गावती शासिका थी, रानी दुर्गावती का शासन था। फिर हम पढ़ेंगे ग्वालियर का तोमर वंश, उसके बाद हम पढ़ेंगे बुंदेला वंश, ठीक है। आज हम इतने वंश कवर करेंगे, लेकिन आपको पता है कि हर क्लास में मैं आगे बढ़ने से पहले प्रीवियस क्लास में जो भी पढ़ा है उसका थोड़ा बहुत हम रिवीजन करते हैं, ठीक। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कलचुरी वंश पढ़ा था, दिल्ली सल्तनत पढ़ी थी मध्य प्रदेश के संदर्भ में, और मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही हमने मुगल काल पढ़ा था, ठीक। तो जल्दी से बता दो, कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? कोक्कर प्रथम था। ये वंश कहाँ पे था, कहाँ पे शासन कर रहा था, कहाँ पे स्थापना हुई थी इसकी? जबलपुर में। राजधानी क्या बनाई थी? त्रिपुरी, ठीक है। और जो कलचुरी वंश था, इसका एक जो प्रसिद्ध राजकुमार राजा था, शासक था, क्या नाम था? जिसके युवराज प्रथम, इसके दरबार में कौन आया था? राजकवि राजशेखर। राजशेखर ने युवराज प्रथम को किसकी उपाधि दी थी? किसकी उपाधि दी थी? उज्जैनी भुजंग की उपाधि दी थी, ठीक है। ठीक है, इसका जो कलचुरी वंश था, इसका एक और शासक था गांगेयदेव, और एक और शासक था, कौन था? लक्ष्मीकर्ण या कर्णदेव, जिसने गुजरात के चालुक्य शासक भीमसेन प्रथम के साथ मिलकर राजा भोज की हत्या कर दी थी, ठीक। और यह पढ़ा था मध्य प्रदेश के संदर्भ में दिल्ली सल्तनत। जल्दी से बता दो कि मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की थी? मैंने कल बहुत बार रिपीट किया है ये चीज़। मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना की थी दिलावर खां ने। कब की थी? 1401 में की थी, ठीक है। उसके बाद दिलावर खां को मार के खिलजी वंश की स्थापना मध्य प्रदेश में यानी मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? महमूद खिलजी ने, ठीक। महमूद खिलजी ने किसको मारा था? गजनी खां को मारा था, ठीक। और महमूद खिलजी ने ही क्या बनवाया था? होशंग शाह का मकबरा बनवाया था। कहाँ बनवाया था? मांडू में बनवाया था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे कौन सा वंश? आज हम पढ़ेंगे पहले फारूकी वंश, जो कि निमाड़ में था। कौन सा वंश पढ़ रहे हैं हम? फारूकी वंश। कहाँ शासन करता था ये? निमाड़ में, निमाड़ अंचल। निमाड़ अंचल कौन सा अंचल है? नीचे पे जो पूर्वी निमाड़, पश्चिमी निमाड़, पता है? खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, ये वाला जो एरिया होता था नीचे मध्य प्रदेश में, जो साउथ का एरिया था, जो ये पूर्वी वाला साउथ का था, वो हमारा पूरा निमाड़ क्षेत्र कहलाता था, ठीक है। तो फारूकी वंश कहाँ शासन करता था? निमाड़ में शासन करता था। तो क्या हुआ कि 15वीं-16वीं शताब्दी में, 15वीं-16वीं शती में जो हमारा फारूकी वंश था, ये बुरहानपुर एरिया है, जिला है, तो बुरहानपुर में वहाँ पे खान देश के लोग रहते थे, और खान देश के लोग फारूकी वंश में के खान लोग थे, वो वहाँ पे रहते थे। जब फारूकी वंश मध्य प्रदेश में था, निमाड़ क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में जब फारूकी वंश चल रहा था, शासन चल रहा था, उस समय दिल्ली में कौन शासन कर रहा था? उस समय दिल्ली में शासन कर रहा था तुगलक वंश। तुगलक वंश में भी कौन शासन कर रहा था? फिरोज शाह तुगलक। कौन शासन कर रहा था? फिरोज शाह तुगलक शासन कर रहा था। फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था जिसने हिंदुओं पर जजिया कर लगवाया था। हिंदुओं पर जजिया कर किसने लगवाया था? सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया था। फिरोज शाह तुगलक जब दिल्ली में शासन कर रहा था, उस समय मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में फारूकी वंश था। तो आपको पता है कि पूरे जो मध्य प्रदेश था, पूरा जो मालवा निमाड़ पूरा जो क्षेत्र था, वो सब जो दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया था। पहले कौन आए थे? पहले मुगल आए। मुगलों के पहले ये खिलजी वंश आया, खिलजी आया, गुलाम आया, तुगलक आया, इन सब के अधीन हो गया था। तो ये लोग क्या करते थे? शासन दिल्ली में करते थे, लेकिन यहाँ पे एक
सूबेदार अपना नियुक्त कर दिए थे। तो फिरोज शाह तुगलक ने निमाड़ क्षेत्र में किसको किया था, सूबेदार किसको नियुक्त किया था? इसने सूबेदार नियुक्त किया था मलिक रजा को। किसको नियुक्त किया था? मलिक रजा को। और मलिक रजा ने ही अपना स्वतंत्र शासन की स्थापना कर दी, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ये जो सूबेदार रहते थे, जब ये ऐसा समझने लग जाते थे कि अरे हमारा जो राजा है, जो दिल्ली सल्तनत में जो भी बैठा हुआ है, वो थोड़ा सा कमज़ोर है या उसका ध्यान हमारी तरफ नहीं है, तो ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। तो मलिक रजा ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और निमाड़ में फारूकी वंश की स्थापना की। ठीक है, निमाड़ में फारूकी वंश की स्थापना किसने की थी? मलिक रजा ने की थी। ठीक है, मलिक रजा ने स्थापना की और उसके बाद फिर मलिक रजा का पुत्र आया। कौन आया? मलिक नासिर। कौन आया? मलिक नासिर। मलिक रजा ने अपने पुत्र मलिक नासिर का विवाह दिलावर खां की पुत्री से करा दिया। दिलावर खां कौन था? कल हम लोगों ने पढ़ा था, दिलावर खां ने मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना कर दी थी। जैसे ये निमाड़ वंश में सूबेदार था, निमाड़ क्षेत्र में सूबेदार था, वैसे ही मालवा क्षेत्र में सूबेदार कौन था? दिलावर खां था। तो दिलावर खां ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, इधर पे मलिक रजा ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। तो दिलावर खां कौन था? मालवा क्षेत्र में स्वतंत्र मुस्लिम शासन की स्थापना की थी। किसने? मलिक रजा ने। दिलावर खां ने। तो दिलावर खां की पुत्री का विवाह मलिक रजा ने अपने पुत्र मलिक नासिर से करवा दिया। ठीक, मलिक नासिर के दरबार में एक संत रहते थे। कौन रहते थे? एक संत। उन संत का नाम क्या था? जैनुद्दीन। क्या नाम था उन संत का? जैनुद्दीन नाम था। ठीक, तो मलिक नासिर ने जैनुद्दीन की सलाह पर 2 नगर बसाए। कौन कौन से? एक था जैनाबाद और एक था बुरहानपुर। किसने बसाया बुरहानपुर? मलिक नासिर ने बसाया। किसकी सलाह पे बसाया? उसके मलिक नासिर के दरबार में एक संत रहते थे जैनुद्दीन, उनकी सलाह पर उसने 2 नगर बसाए, एक जैनाबाद और एक बुरहानपुर। ठीक, फिर क्या हुआ यहाँ पे? उसके बाद कौन आया? मलिक नासिर। मलिक नासिर के बाद आया आदिल खां द्वितीय। आदिल खां द्वितीय एक प्रतापी शासक था। मतलब इसके तुरंत बाद आदिल खां द्वितीय नहीं आया है, बीच में और भी शासक थे, लेकिन आदिल खां द्वितीय की हम बात कर रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे महत्वपूर्ण शासकों की बात कर रहे हैं। तो आदिल खां द्वितीय एक पराक्रमी शासक था। इसने गढ़कटंगा मंडला में आक्रमण किया और गुजरात में भी आक्रमण किया और इसको कौन सी उपाधि इसने प्राप्त की थी? शाह ए झारखंड। किसकी उपाधि प्राप्त की थी इसने? शाह ए झारखंड। तो शाह ए झारखंड की उपाधि किसको मिली थी? किसको मिली थी? आदिल खां द्वितीय को। ठीक, फिर कौन आया इसके बाद? आदिल शाह आया। आदिल शाह के बाद आदिल शाह सबसे आखिरी शासक नहीं था, ये भी इसके बाद एक महत्वपूर्ण शासक था, आदिल शाह। ठीक, और इसका क्या नाम था? रजा अली खान। क्या नाम था? रजा अली खां। इसने क्या किया था? इसने असीरगढ़ के किले में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसने क्या किया था? जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? असीरगढ़ के किले में। कहाँ करवाया था? असीरगढ़ के किले में। कब करवाया था? 1588 में। कब करवाया था?
1588 में, ठीक। और असीरगढ़ का किले का निर्माण किसने करवाया था? अहिर राजा आशा ने। एक अहिर राजा थे, उनका नाम था आशा। उन्होंने असीरगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। और असीरगढ़ के किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आदिल शाह या फिर रजा अली खान ने। कब करवाया? 1588 में। और इसने क्या करवाया? इसने बुरहानपुर में तोपों का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? बुरहानपुर में तोपों का निर्माण करवाया। कब करवाया? 1589 में। कब करवाया? 1589 में। 1588 में इसने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया असीरगढ़ के किले पे, और 1589 में तोपों का निर्माण कराया बुरहानपुर में, ठीक। उसके बाद फारूकी वंश का अंतिम शासक था बहादुर खां या खिज्र खां। कौन था? बहादुर खां या खिज्र खां। और कल हम लोगों ने जब हम मुगल काल पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो बताया था कि अकबर का अंतिम अभियान था 1601 में निमाड़ में असीरगढ़ के किले में बहादुर खां के साथ था। उसने अकबर ने सोने की चाबी का उपयोग किया था और कूटनीति तरीके से असीरगढ़ के किले पर अपना आधिपत्य किया था। तो तब उसके बाद 1600 आदिल खां द्वितीय के बाद कौन शासक आया यहाँ पे? बहादुर खां। बहादुर खां के समय में अकबर ने 1601 में आक्रमण किया और इसको मरवा के जीत लिया और पूरे साम्राज्य को फिर से मुगल पूरे फारूकी वंश को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया, ठीक। ये हो गया आपका फारूकी वंश कंप्लीट। एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे। फारूकी वंश की स्थापना कहाँ हुई? निमाड़ में। किसने की? मलिक रजा ने की। मलिक रजा का पुत्र था मलिक नासिर। मलिक नासिर का विवाह किससे हुआ था? मलिक नासिर का विवाह हुआ था, जल्दी से, दिलावर खां था। दिलावर खां की पुत्री के साथ हुआ था। इसके दरबार में एक संत रहते थे जैनुद्दीन। जैनुद्दीन की सलाह पर इसने 2 नगर बसाए, जैनाबाद और बुरहानपुर। उसके बाद कौन आया? आदिल खां द्वितीय आया। आदिल खां द्वितीय को शाह ए झारखंड की उपाधि मिली थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कौन आया? आदिल शाह आया। आदिल शाह या फिर रजा अली खां, इसने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। कहाँ? असीरगढ़ के किले में। कब करवाया? 1588 में। फिर इसने क्या करवाया? 1589 में बुरहानपुर में तोपों का निर्माण करवाया। और असीरगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? अहिर राजा आशा ने। आखिरी शासक इस वंश का कौन था? बहादुर खां या खिज्र खां। बहादुर खां के समय में 1601 में अकबर ने अभियान किया और असीरगढ़ के किले को जीत के बहादुर खां को मौत के घाट उतार के और क्या किया था? पूरे फारूकी वंश को, पूरे निमाड़ क्षेत्र को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। और ये अकबर का आखिरी अभियान था, ठीक। फारूकी वंश होता है हमारा पूरा। अब हम पढ़ेंगे गढ़कटंगा मंडला, रानी दुर्गावती का शासनकाल। गढ़कटंगा मंडला की बात करें हम तो ये जो गौड़ साम्राज्य था, गढ़ साम्राज्य था, इसकी नींव डाली थी यादव राव ने। किसने नींव डाली थी? यादव राव ने। यानी कि संस्थापक कौन था? यादव राव। संस्थापक कौन थे? यादव राव। अंतिम शासक कौन था? नरहरि राव। अंतिम शासक कौन था? नरहरि राव, ठीक। यादव राव संस्थापक थे और नरहरि राव अंतिम शासक, ठीक है।
या ये जो वंश था आपका गढ़कटंगा मंडला, इनके जो राजा थे यानी यादव राव से लेके नरहरि राव तक, इन्होंने इनमें से 63 राजाओं ने 300 वर्षों तक शासन किया। यादव राव से गढ़कटंगा जो ये जो गोंड राजा थे, गढ़कटंगा जो राजा थे, इन लोगों ने यादव राव से लेके नरहरि राव तक 62 राजाओं ने, कितने राजाओं ने, 62 राजाओं ने, सॉरी 63 राजाओं ने 300 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, ये अब बहुत सारे 63 राजा थे, तो हम अब हर 63 राजा के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट राजा थे, जो महत्वपूर्ण राजा थे, सिर्फ हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहले पढ़ रहे हैं राजा हृदय शाह के बारे में। किसके बारे में? राजा हृदय शाह। राजा हृदय शाह ने रामनगर को अपनी राजधानी बनाया था। रामनगर मंडला में है, रामनगर में को अपनी राजधानी बना के और वहाँ पे मोती महल का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? मोती महल का। कहाँ पे? रामनगर में। रामनगर कहाँ पे है? मंडला में है। ठीक है, किसने किया था? राजा हृदय शाह ने। ठीक है, फिर दूसरे नंबर के राजा आते हैं, महत्वपूर्ण राजा। कौन थे? राजा मदन सिंह। कौन थे? राजा मदन सिंह। राजा मदन सिंह ने जबलपुर में मदन महल बनवाया था। कहाँ बनवाया था? जबलपुर में। क्या बनवाया था? मदन महल बनवाया था। ठीक है, फिर तीसरे महत्वपूर्ण शासक में आ जाओ, राजा में आ जाओ। कौन है? संग्राम शाह। राजा संग्राम शाह या राजा आम्हड़ दास। क्या नाम था इनका? आम्हड़ दास। शाह इनको उपाधि मिली थी। ठीक है, शाह इनको उपाधि मिली थी। राजा आम्हड़ दास थे। ये बहुत शक्तिशाली शासक थे, बहुत प्रतापी शासक थे। संग्राम शाह, राजा संग्राम शाह, इन्हीं का पुत्र था दलपत शाह, जिनकी रानी दुर्गावती से विवाह हुआ था। संग्राम शाह जो थे, इन्होंने 52 गढ़ों पर यानी 52 किलों पर शासन किया। 52 किलों पर इन्होंने राज्य किया। संग्राम शाह इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी के समकालीन थे और इब्राहिम लोदी ने आम्हड़ दास को शाह की उपाधि दी थी। संग्राम शाह को शाह की उपाधि किसने दी थी? इब्राहिम लोदी ने दी थी। किसने दी थी? इब्राहिम लोदी ने दी थी। ठीक है, और ये 52 गढ़ों के राजा थे, बहुत शक्तिशाली राजा थे। इन्होंने 50 वर्षों तक शासन किया। संग्राम शाह ने यानी आम्हड़ दास ने कितने वर्षों तक शासन किया था? 50 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, इन्होंने 50 वर्षों तक शासन किया। फिर इनका पुत्र हुआ। पुत्र का नाम क्या था? दलपत शाह। कौन पुत्र हुआ? दलपत शाह। संग्राम शाह के समकालीन एक और राजा थे, चंदेरी के राजा। कौन थे? राजा कीरत सिंह या फिर कलिंजर के राजा कीरत सिंह। ये आपको बताया, कल पढ़ा था हम लोगों ने शेरशाह सूरी, मुगल काल जब पढ़ा था मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो बताया था मैंने कि शेरशाह सूरी ने 1545 में क्या किया था? राजा कीरत सिंह के किले कलिंजर पर क्या किया था? अभियान किया था और कलिंजर किले को जीत लिया और राजा कीरत सिंह उसमें मारे गए। तभी वहाँ पे तोप का गोला गिरता है और वो बम से शेरशाह सूरी भी मर जाता है। तो वही राजा कीरत सिंह थे। किसके समकालीन थे? संग्राम शाह के समकालीन थे। कौन थे? कीरत सिंह। कीरत सिंह कहाँ पे शासन कर रहे थे?
कलिंजर में, चंदेरी कलिंजर में, ठीक है। कीरत सिंह की एक पुत्री थी जिनका नाम था रानी दुर्गावती। कीरत सिंह की पुत्री का नाम क्या था? दुर्गावती। दलपत शाह किसके पुत्र थे? संग्राम शाह के पुत्र थे, ठीक। क्या हुआ? रानी दुर्गावती जंगल में विचरण करने गई, ठीक। उसी समय संग्राम शाह भी जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, ठीक है। उसी समय जो वो थे संग्राम शाह, वो भी शिकार खेलने के लिए गए जंगल में। उस समय रानी दुर्गावती का सामना दलपत शाह से हो गया। एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देती हूँ, फिर हम यहाँ पे। रानी दुर्गावती का सामना किससे हुआ? रानी दुर्गावती का सामना हुआ दलपत शाह से। दलपत शाह ने रानी दुर्गावती से विवाह करने की इच्छा प्रकट करी और दोनों का विवाह हो गया। रानी दुर्गावती और दलपत शाह का विवाह हो गया, ठीक। विवाह हो गया, उसके बाद ये लोग रहने के लिए एक किले में चले गए। वो किले का नाम था, अब इनके तो बहुत सारे किले थे, तो ये लोग दमोह के सिंगौरगढ़ किले में रहने के लिए गए। ये लोग कहाँ गए? दमोह के सिंगौरगढ़ किले में रहने के लिए गए। सिंगौरगढ़ का किला, ये पॉपरी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगौरगढ़ का किला कहाँ पे है? तो सिंगौरगढ़ का किला दमोह में है, ठीक है। तो ये लोग कहाँ गए? सिंगौरगढ़ के किले में, दमोह में है, जो कि वहाँ पे रहने के लिए गए। तभी संग्राम शाह की मृत्यु हो गई। संग्राम शाह कौन थे? दलपत शाह के पिता थे, ठीक है। इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद रानी दुर्गावती और दलपत शाह को एक पुत्र हुआ। इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम क्या था? वीर नारायण। क्या नाम था? वीर नारायण। कब पैदा हुआ वीर नारायण? 1545 में। और 1545 से कुछ याद आ रहा है? क्या था 1545 में? क्या हुआ था? 1545 में ही शेरशाह सूरी ने कीरत सिंह के कालिंजर किले पर आधिपत्य किया था और कीरत सिंह की मृत्यु हो गई थी। साथ में शेरशाह सूरी की भी मृत्यु हो गई थी, है ना। तो 1545 में जो रानी दुर्गावती को पता चला कि उनके पिताजी, कीरत सिंह उनके पिताजी थे, उनके पिताजी जो हैं वो स्वर्ग सिधार गए हैं, मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, तब इनके पास क्या हुआ? अब चंदेलों का शासन पूरी तरह समाप्त हो गया। चंदेलों का शासन चला गया मुगलों के पास। तो चंदेलों का शासन समाप्त हो गया, चंदेल वंश समाप्त हो गया। तब रानी दुर्गावती के ऊपर संकट मंडराने लगा, क्योंकि अभी तो सेफ थी ये लोग, लग रहा था कि अभी तो ये हमारे पिताजी का ही है, तो अभी इतनी जल्दी मुगल नहीं आ पाएंगे। लेकिन मुगल चंदेल तक पहुंच गए। तब रानी दुर्गावती वीर नारायण को लेके नरसिंहपुर के चौरागढ़ किले में चली गई। कहाँ चली गई? नरसिंहपुर के चौरागढ़ किले में। चौरागढ़ किला कहाँ पे है? नरसिंहपुर में है। ये भी क्वेश्चन आता है, पूछा जा सकता है कि चौरागढ़ किला कहाँ पर है। चौरागढ़ किला नरसिंहपुर में है, ठीक है। तो रानी दुर्गावती अपने पुत्र को लेके नरसिंहपुर के चौरागढ़ किले में चली गई। 5 वर्ष के बाद यानी कि 1550 में रानी दुर्गावती के पति अर्थात दलपत शाह की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? दलपत शाह की मृत्यु हो गई। दलपत शाह की मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती के सेनापति आधार सिंह कौन थे? आधार सिंह या आदाब सिंह के कहने पर रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र का राज्याभिषेक कराया और स्वयं
शासन करने लगी। ठीक, इतनी बात समझ में आई। रानी दुर्गावती का विवाह किससे हुआ? संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से हुआ। वेरी गुड। फिर दोनों का जब विवाह हुआ, दोनों रहने के लिए कहाँ चले गए? दमोह के सिंगौरगढ़ किले में चले गए। रानी दुर्गावती और दलपत शाह का पुत्र हुआ वीर नारायण। कब हुआ? 1545 में। और 1545 में ही रानी दुर्गावती के पिताजी कीरत सिंह की मृत्यु हो गई। फिर रानी दुर्गावती अपने पुत्र को लेके कहाँ चली गई? नरसिंहपुर के चौरागढ़ जिले में। वहाँ पे 1550 में 5 साल बाद दलपत शाह की भी मृत्यु हो गई। आधार सिंह या आदाब सिंह रानी दुर्गावती का सेनापति था। इनके कहने पर रानी दुर्गावती ने अपने 5 वर्ष के बेटे का राज्याभिषेक करा के और स्वयं गद्दी में बैठ गई और शासन चलाने लगी। ठीक है, जब शासन चलाने लगी तब बहुत से लोगों ने, बहुत से राजाओं ने रानी दुर्गावती पे के राज्य पर हमला किया। सबसे पहले अफगानों ने हमला किया, रानी दुर्गावती ने उसके छक्के छुड़ा दिए। ठीक, फिर किसने हमला किया? बाज बहादुर। बाज बहादुर पता है, याद आया? मल्लू खां, शुजायत खां, बाज बहादुर, कुछ याद आया बाज बहादुर के बारे में? बाज बहादुर धर्मालवा का सूबेदार था, जो शुजायत खां का पुत्र था। कल की क्लास देखोगे तो समझ में आ जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जो बाज बहादुर था, बाज बहादुर ने रानी दुर्गावती पर आक्रमण किया, लेकिन रानी दुर्गावती ने भी उसको भी बुरी तरह परास्त किया था। बाज बहादुर ने रानी दुर्गावती पर आक्रमण कब किया था? 1556 में। कब किया? 1556 में। तब बाज बहादुर ने रानी दुर्गावती ने बाज बहादुर को बुरी तरह से परास्त कर दिया। फिर अब इस तरह रानी दुर्गावती का बोलबाला बढ़ने लगा, रानी दुर्गावती के चर्चे होने लगे और यह बोलबाला बढ़ते बढ़ते इनकी खबर गई कहाँ तक? अकबर के पास। किसके पास गई? रानी दुर्गावती का बोलबाला बढ़ रहा था और रानी दुर्गावती की वीरांगना की बहादुरी की जो खबर थी वो किसके पास गई? अकबर के पास गई। तो अकबर ने क्या किया? अकबर ने उसका एक सेनापति था आशफ खां। कौन था? आशफ खां। तो अकबर ने आशफ खां के नेतृत्व में, आशफ खां इलाहाबाद का था, वर्तमान में प्रयागराज बोलेंगे। आशफ खां प्रयागराज का था। आशफ खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी रानी दुर्गावती पर हमला करने के लिए। किसने भेजी? अकबर ने भेजी। ठीक है, कब भेजी? 1561-62 में। कब भेजी? 1561-62 में अकबर ने आशफ खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी रानी दुर्गावती पर हमला करने के लिए। ठीक, रानी दुर्गावती ने उसको बुरी तरह से परास्त कर दिया। ठीक है, जब ये दूसरी बार फिर से आशफ खां गया तो आशफ खां इस बार किसकी तरह कहाँ से गया? आपको एमपी का मैप अगर याद हो, सबसे फर्स्ट क्लास में मैंने एमपी का मैप पढ़ाया था। अगर आपको एमपी का मैप याद हो तो बताना सबसे पूर्वी जिला कहाँ पे है? ठीक है, ऐसा कुछ समथिंग एमपी का मैप था। यहाँ पे सिंगरौली है, सबसे पूर्वी जिला यहाँ पे सिंगरौली था और इसके बगल में यहाँ पे रीवा था, यहाँ सतना था और यहाँ पे पन्ना था। ठीक, तो जो आशफ खां था, अकबर ने किसको भेजा? आशफ खां को भेजा। आशफ खां कहाँ से आया? आशफ खां इलाहाबाद का था, यानी प्रयागराज का था। तो ये कहाँ से आया? मध्य प्रदेश में ये पूर्वी तरफ से आया, यानी कि रीवा से होते हुए आया। जब इसने पूर्वी तरफ से प्रवेश किया तो ये रीवा में आया। सबसे पहले रीवा में उस समय राजा थे, राजा रामचंद्र। राजा रामचंद्र को आशफ खां ने परास्त किया। फिर ये आगे बढ़ा तो यहाँ पे दमोह है, ये दमोह में आया। दमोह के सिंगौरगढ़ किले पे इसने हमला किया। जब इसने हमला किया, रानी दुर्गावती
कहाँ आ गई? नरसिंहपुर आ गई, नरसिंहपुर के चौरागढ़ किले में। जब ये यहाँ पे आया, चौरागढ़ में आया, तो रानी दुर्गावती जबलपुर में आ गई। अब ये जो है, ये इन किलों के जो आशफ खां था, आशफ खां के जो सैनिक थे, ये यहाँ के जंगलों से परिचित नहीं थे, तो ये इतनी जल्दी मतलब पहुंच नहीं पा रहे थे और ये भटक रहे थे, इधर उधर भटक जाते थे। तब तक रानी दुर्गावती इस किले से हटके दूसरे किले में चली जाती थी, फिर दूसरे किले से तीसरे किले में चली जाती थी। इस तरह आशफ खां की सेना को हार का सामना करना पड़ा और आशफ खां की सेना वापस चली गई। फिर आशफ खां की सेना वापस तो चली गई, लेकिन रानी दुर्गावती ने ऐसा सोचा कि अब मुग़लों से जीतना बार बार संभव नहीं है, मुग़ल बहुत शक्तिशाली हैं, तो क्यों ना हम मुग़लों से संधि कर ले। ऐसा सोचते हुए रानी दुर्गावती का सेनापति था, कौन था? आधार सिंह या आदाब सिंह। तो रानी दुर्गावती ने अपने सेनापति आधार सिंह को अकबर के पास भेजा संधि करने के लिए। तो अकबर ने बोला कि हम संधि तो करेंगे, लेकिन हमें रानी दुर्गावती का सेनापति यानी आधार सिंह और रानी दुर्गावती का प्रिय हाथी था, उसका नाम था सरमन। क्या नाम था रानी दुर्गावती के प्रिय हाथी का? सरमन। तो अकबर ने कहा कि हमें रानी दुर्गावती का प्रिय हाथी सरमन और उनका सेनापति आधार सिंह चाहिए। रानी दुर्गावती ने इस बात का विद्रोह किया और पुनः युद्ध हुआ। क्या हुआ? पुनः युद्ध हुआ। कब युद्ध हुआ? 1564 में। फिर से अकबर ने आशफ खां के नेतृत्व में सेना भेजी। कहाँ भेजी? आशफ खां के नेतृत्व में रानी दुर्गावती से लड़ने के लिए सेना भेजी। कब भेजी? 1564 में। पहली बार कब आई थी सेना? 1561-62 में। फिर कब आई? 1564 में। ठीक है, जब सेना आई 1564 में, तारीख क्या थी? 23 जून 1564। क्या था? 23 जून 1564 को क्या हुआ? वो अकबर ने अपने सैनिक तो भेजे। अब पहली बार तो आशफ खां के सैनिक आए थे, तब तो वो भटक गए थे, लेकिन इस बार वो बहुत जंगल वंगल जान गए थे और आशफ खां ने रानी दुर्गावती को कम समझा था, लेकिन इस बार उसने अधिक सेना भेजी। धीरे धीरे सेना ने दमोह के सिंगौरगढ़ किले पर कब्जा किया, फिर नरसिंहपुर के चौरागढ़ किले पर कब्जा किया। तब रानी दुर्गावती जबलपुर के नरई किले में आई, तब सेना भी वहां पहुंची और जबलपुर के नरई किले में 23 जून 1564 को रानी दुर्गावती और आसफ खां के बीच में युद्ध हुआ। जब रात हुई तो रात को आपको पता है कि विश्राम करते हैं लोग रात में। युद्ध सूरज ढलने के बाद, सूर्य अस्त होने के बाद युद्ध नहीं होता। तो जब रात हो गई उस समय ये लोग कहाँ थे? नरई किले के पास थे। जबलपुर में नरई किला है, वहाँ पे नरई किले के पास एक नाला था। अचानक वहाँ पे क्या हुआ? नाले में क्या हुआ? जो पानी था नाले का, उसका बहाव तेज होने लगा। उसका पानी बिल्कुल, उसकी जो पानी था वो बढ़ने लगा। पानी का जो बहाव था वो बहुत तेज हो गया और नाला बिल्कुल बहने लगा। तो तभी क्या किया? मुगलों के सैनिकों ने रानी दुर्गावती और उनके जो सैनिक थे उन पर हमला कर दिया। किसने हमला कर दिया? आशफ खां के सैनिकों ने रानी दुर्गावती पर हमला कर दिया। रानी दुर्गावती ने देखा कि अब हमारे बचने के कोई आसार नहीं है। अब हम यहाँ से एक तरफ नाला था, दूसरी तरफ अकबर के सैनिक थे। रानी दुर्गावती ने अपने पेट में तलवार घोंप ली और यह वीरांगना वीरगति को प्राप्त हुई। इस तरह से यह वीरांगना गोंडवाना साम्राज्य की रानी दुर्गावती मरावी इतिहास में अमर हो गई। ठीक, ये ख़त्म होती है रानी दुर्गावती की कहानी। फिर से हम पढ़ेंगे एक बार और देखेंगे। गढ़कटंगा मंडला के जो संस्थापक थे कौन थे? यादव राव
अंतिम शासक नरहरि राव, यादव राव से लेके नरहरि राव तक कितने राजाओं ने, 63 राजाओं ने 300 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, वेरी गुड। जब इन लोगों ने शासन किया तो कौन बहुत महत्वपूर्ण शासक हुए, जिसमें से एक महत्वपूर्ण शासक थे संग्राम शाह, जो कि 52 गढ़ों के मालिक थे। 52 गढ़ उन्होंने जीते थे, अधिकार था उन पे। तो संग्राम शाह का पुत्र था दलपत शाह। दलपत शाह का विवाह हुआ रानी दुर्गावती के साथ। रानी दुर्गावती दलपत शाह का पुत्र हुआ। वीर नारायण कब हुआ? 1545 में। 1550 में रानी दुर्गावती के पति अर्थात राजा दलपत शाह की मृत्यु हो गई और रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र का राज्याभिषेक करा के स्वयं शासन संभालने लगी। 1556 में बाज बहादुर ने रानी दुर्गावती के शासन पर आक्रमण किया। तब रानी दुर्गावती ने उसको बुरी तरह परास्त किया, जिससे रानी दुर्गावती का बोलबाला बढ़ने लगा। फिर 1561-62 में आशफ खां के नेतृत्व में अकबर ने रानी दुर्गावती पर सेना भेजी, जिसमें को रानी दुर्गावती ने बुरी तरह से परास्त कर दिया। फिर 23 जून 1564 को जबलपुर के नरई किले में पुनः अकबर की सेना और रानी दुर्गावती के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें रानी दुर्गावती वीर गति को प्राप्त हुई और अमर हो गई। ठीक, रानी दुर्गावती खत्म। अब रानी दुर्गावती के बाद अब ये कौन था? दलपत वीर नारायण था। वीर नारायण की भी जल्दी मृत्यु हो गई थी। रानी दुर्गावती जब ख़त्म हुई उसके बाद दलपत शाह ये रानी दुर्गावती के पति थे, तो दलपत शाह का भाई गद्दी पर बैठा। दलपत शाह का भाई कौन था? दलपत शाह का भाई चंद्र शाह गद्दी पर बैठा। इसने अकबर के जाके पैर वैर पड़े और अकबर से संधि कर ली। अकबर ने इसको 10 किले दे दिए कि जाओ तुम शासन करो और राज्य करो। तो अकबर ने 10 किले दलपत शाह के भाई को दिए, चंद्र शाह को दिए। उसके बाद मधुकर शाह आया। इस तरह से बहुत सारे राजा आते गए और ख़त्म होते गए, आते गए। उसके बाद नरहरि शाह या नरहरि राव गढ़ कटंगा मंडला के आखिरी शासक हुए। बाद में यह पूरा राज्य धीरे धीरे मुगलों का प्रभुत्व कम हुआ और मराठों का प्रभुत्व बढ़ने लगा और धीरे धीरे गढ़ कटंगा मंडला मराठों के अधीन हो गया और मुगलों का शासन खत्म हो गया। ठीक है, इस तरह से गढ़ कटंगा मंडला आपका समाप्त होता है। गढ़ कटंगा मंडला के 2 शासक और थे, रघुनाथ शाह और शंकर शाह, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में बहुत सहायता की थी। ठीक है, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। गढ़ कटंगा मंडला के 2 शासक थे, शंकर शाह और रघुनाथ शाह। आगे जब हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक, गढ़ कटंगा मंडला आपका समाप्त होता है। मैंने बहुत अच्छे से बताया है, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। गढ़ कटंगा मंडला की स्थापना की थी यादव राव ने। अंतिम शासक नरहरि राव। बहुत सारे शासक हुए, जैसे कि राजा हृदय शाह, राजा मदन सिंह ने जबलपुर में मदन महल बनवाया। संग्राम शाह राजा था, बहुत पराक्रमी था। सिकंदर लोधी इब्राहिम लोधी के समकालीन था। इब्राहिम लोधी ने संग्राम शाह को शाह की उपाधि दी थी। संग्राम शाह के पुत्र हुए दलपत शाह। दलपत शाह का विवाह चंदेरी के राजा कीरत सिंह की पुत्री रानी दुर्गावती से हुआ। उसके बाद इनका एक पुत्र हुआ, पुत्र का नाम था वीर नारायण। 5 वर्ष के बाद दलपत शाह की मृत्यु हो गई अर्थात 1550 में। रानी दुर्गावती ने बेटे का राज्याभिषेक करा के खुद शासन किया और तभी अकबर ने आशफ खां के नेतृत्व में सेना भेजी और 23 जून 1564 को जबलपुर के नरई किले में रानी दुर्गावती वीर गति को प्राप्त हुई। कब? 23 जून 1564 को जबलपुर के
नरई किले में, ठीक है। और कुछ सिंगौरगढ़ का किला कहाँ पे है? दमोह में है। चौरागढ़ का किला कहाँ पे है? नरसिंहपुर में है। सिंगौरगढ़ का किला दमोह में, चौरागढ़ का किला नरसिंहपुर में। गढ़कटंगा मंडला समाप्त होता है। रानी दुर्गावती के बाद दलपत शाह का भाई चंद्रशाह गद्दी में बैठा, फिर मधुकर शाह, इस तरह बहुत सारे राजा बैठे। फिर धीरे धीरे मुगलों का प्रभुत्व कम हुआ और मराठों का प्रभुत्व बढ़ा और पूरा गढ़कटंगा मंडला मराठों के अधीन हो गया। अब हम पढ़ेंगे तोमर वंश। कहाँ का तोमर वंश? ग्वालियर का तोमर वंश। कौन सा वंश पढ़ेंगे? तोमर वंश। कहाँ पे था ये वंश? ग्वालियर में था, तो ग्वालियर का तोमर वंश। ग्वालियर के तोमर वंश की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? वीर सिंह देव ने की थी। किसने की थी? वीर सिंह देव ने की थी। कब की थी? 1394 में की थी। ग्वालियर में तोमर वंश की स्थापना की थी वीर सिंह देव ने 1394 में की थी, ठीक है। जब इन्होंने ये स्थापना की थी उस समय दिल्ली में किसका शासन चल रहा था? तुगलक वंश। दिल्ली में कौन था? तुगलक वंश। दिल्ली में किसका शासन चल रहा था? तुगलक वंश का शासन चल रहा था। तोमर वंश की स्थापना ग्वालियर में वीर सिंह देव ने की 1394 में, ठीक है। बहुत सारे इसमें भी शासक हुए हैं, हम सिर्फ कुछ मुख्य शासक देखेंगे। जैसे कि पहला शासक था कीर्तिपाल। कौन? कीर्तिपाल। कीर्तिपाल जो शासक थे, इनके समय में इब्राहिम लोदी का आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण हुआ था? इब्राहिम लोदी का आक्रमण हुआ था, ठीक है। कीर्तिपाल के बाद कौन आए? कल्याणमल। कीर्तिपाल के बाद कौन आए? कल्याणमल। कल्याणमल के बाद कौन आए? मान सिंह तोमर। कौन आए? मान सिंह तोमर। मान सिंह तोमर एक कुशल शासक थे और संगीत प्रेमी भी थे, ठीक है। इन्होंने एक संगीत ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम है कुतूहल। ये मान सिंह तोमर ने रचना की है। कुतूहल नाम का ग्रंथ है जो कि संगीत से संबंधित है, ठीक है। मान सिंह तोमर ने कब से कब तक शासन किया? तो 1486 से 1517 तक मान सिंह तोमर ने शासन किया। मान सिंह तोमर के समय में इब्राहिम लोदी, बहलोत लोदी, सिकंदर लोदी तीनों ने आक्रमण किया था। किसने किसने आक्रमण किया था? बहलोत लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, तीनों ने मान सिंह तोमर के शासनकाल में आक्रमण किया था। और जब इब्राहिम लोदी ने आक्रमण किया था तब यह मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। यानी इब्राहिम लोदी ने जब आक्रमण किया तब यह मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। मान सिंह तोमर के नाम पे मध्य प्रदेश सरकार ने 2008 में एक ग्वालियर में ग्वालियर में एक किसकी स्थापना की है? मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की है। जब हम शिक्षा पढ़ेंगे ना मध्य प्रदेश की, वहाँ पे मैं कंप्लीट पूरा स्टार्टिंग से बताऊंगी कि 1957 में कौन सा विश्वविद्यालय बना, फिर उसके बाद कौन सा बना, फिर उसके बाद कौन सा बना। तो 2008 में ग्वालियर में मान सिंह तोमर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। संगीत विश्वविद्यालय है ये।
मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 2008 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, आगे समझ में। मान सिंह तोमर की प्रेमिका थी मृगनयनी। कौन थी प्रेमिका? मृगनयनी प्रेमिका थी, जिनका मृगनयनी के याद में इन्होंने गुजरी महल बनवाया था। मृगनयनी की याद में गुजरी महल, मान महल बनवाया था। ठीक है, गुजरी महल, मान महल बनवाया था। और मृगनयनी नामक उपन्यास लिखा है वृंदालाल वर्मा ने। मृगनयनी एक उपन्यास भी है, जिसे किसने लिखा है? वृंदालाल वर्मा ने। जिसमें राजा मान सिंह तोमर और मृगनयनी की प्रेम गाथा का वर्णन है। ठीक है, आया समझ में। मान सिंह तोमर के बाद कौन आए? इनके पुत्र विक्रमादित्य आए। मान सिंह तोमर के बाद इनके पुत्र विक्रमादित्य आए। विक्रमादित्य ने इब्राहिम लोदी की सहायता की थी। जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें विक्रमादित्य ने सहायता की थी इब्राहिम लोदी की, जिसमें विक्रमादित्य मारे गए थे। और फिर तोमर वंश मुगलों के पास चला गया। तोमर वंश का जो आधिपत्य था वो खत्म हो गया। तोमर वंश बस इतना ही है। तोमर वंश कहाँ था? तोमर वंश ग्वालियर में था। किसने स्थापना की थी? वीर सिंह देव ने स्थापना की थी। कब की थी? 1394 में की थी। उसके बाद जब वीर सिंह देव शासन कर रहे थे तब दिल्ली में किस वंश का शासन था? तुगलक वंश का शासन था। उसके बाद कौन आए शासक में? कीर्तिपाल आए। उनके शासनकाल में किसका आक्रमण हुआ? इब्राहिम लोदी का हुआ। फिर कौन आए? कल्याणमल आए। फिर कौन आए? मान सिंह तोमर आए। मान सिंह तोमर के शासनकाल में भी इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोत लोदी का आक्रमण हुआ। इनका शासनकाल था 1486 से 1517 तक था। 2008 में ग्वालियर में मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। मान सिंह तोमर ने गुजरी महल बनवाया अपनी प्रेमिका मृगनयनी की याद में। मृगनयनी नामक उपन्यास वृंदालाल वर्मा ने लिखा है। मान सिंह तोमर ने एक संगीत ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था कुतूहल। ठीक है, और कुछ तोमर वंश के बारे में नहीं। तोमर वंश समाप्त होता है। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने आज? हम लोगों ने आज पढ़ा निमाड़ में फारूकी वंश, गढ़कटंगा मंडला और ग्वालियर का तोमर वंश। कल हम, आज मैंने बोला था बुंदेला पढ़ेंगे, लेकिन कल हम बुंदेला पढ़ेंगे, बघेल वंश पढ़ेंगे। और उसके बाद हम कौन सा वंश पढ़ेंगे? बहुत अभी तो कुछ वंश छोटे छोटे वंश बचे हुए हैं। कल हम सारे वंश, जो भोपाल रियासत पढ़ेंगे, पूरी भोपाल रियासत पढ़ेंगे। तो कल हम सारे वंश कंप्लीट कर देंगे। वंश का पूरा चैप्टर आपका कल ख़त्म हो जाएगा। परसों की क्लास में हम 1857 की क्रांति, मध्य प्रदेश का योगदान क्या था स्वतंत्रता संग्राम में, कौन कौन से हमारे सेनानी थे, ये सब हम परसों क्लास में पढ़ेंगे। हम 1857 का एक पूरा अलग से एक वीडियो आएगा जिसमें 1857 स्वतंत्रता संग्राम का रहेगा। ठीक, कल वंश आपका कंप्लीट होता है। आपका जब वंश कंप्लीट होगा उसके बाद आपका एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि वंश से रिलेटेड हैं, जो कि आते हैं, उन क्वेश्चंस का या तो पीडीएफ होगा या तो फिर एक क्लास होगी। देखेंगे, जैसा भी होगा वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इन्फॉर्म कर दूंगी। वो आप ज़रूर लगाइएगा। क्लासेस देखने के बाद ऑब्जेक्टिव लगाइएगा। वो पूरी ऑब्जेक्टिव वाली क्लास होगी या तो एक पीडीएफ होगा जो कि हम डाल देंगे। ठीक है,
ठीक है, रिवीजन करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत बार रिवीजन हो चुका है। निमाड़ का फारूकी वंश किसने स्थापना की थी? मलिक रजा ने। फिर कौन आया? मलिक नासिर आया। फिर मलिक नासिर के बाद कौन आया? आदिल खान द्वितीय आया, जिसको शाह झारखंड की उपाधि मिली थी। उसके बाद कौन आया? आदिल शाह आया, उसने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया असीरगढ़ के किले में 1588 में। फिर 1589 में उसने बुरहानपुर में तोपों का निर्माण करवाया। ठीक है, फिर आ गया आपका आखिरी जो शासक था बहादुर खां या खिज्र खां था। 1601 में अकबर ने असीरगढ़ के किले पर आधिपत्य जमाया और हत्या कर दी बहादुर खां की। फिर गढ़कटंगा मंडला संस्थापक यादव राव, अंतिम शासक नरहरि राव, महत्वपूर्ण शासक संग्राम शाह, उनका पुत्र दलपत शाह, रानी दुर्गावती से विवाह हुआ, पुत्र हुआ वीर नारायण। उसके बाद 1550 में दलपत शाह की मृत्यु हो गई। दलपत शाह की मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती ने शासन संभाला और वीर नारायण को की राज्याभिषेक कराया। उसके बाद क्या हुआ? 1556 में बाज बहादुर, जो कि मालवा का सूबेदार था, उसने रानी दुर्गावती के गढ़कटंगा मंडला में आक्रमण किया। रानी दुर्गावती ने उसको परास्त किया। फिर आशफ खां के नेतृत्व में अकबर ने सेना भेजी और 23 जून 1564 को जबलपुर के नरई किले में रानी दुर्गावती वीरगति को प्राप्त हुई। ठीक, उसके बाद उनका दलपत शाह का भाई गद्दी में बैठा। इस तरह से धीरे धीरे मराठों का प्रभुत्व बढ़ने लगा, मुगलों का प्रभुत्व कम हुआ और पूरा जो गढ़कटंगा मंडला शासन था, गढ़ शासन था, वो पूरा मराठों के अधीन आ गया। ठीक है, फिर आ गया तोमर वंश। इस संस्थापक था वीर सिंह देव 1394 में। फिर आए कीर्तिपाल, फिर आए कल्याणमल, मानसिंह तोमर महत्वपूर्ण है। 1486 से 1517 कुतूहल नामक संगीत ग्रंथ की रचना की। 2008 में ग्वालियर में मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा गुजरी महल, मान महल का निर्माण करवाया मानसिंह तोमर ने। अपनी प्रेयसी, अपनी प्रेमिका मृगनयनी की याद में मृगनयनी नामक उपन्यास वृंदालाल वर्मा ने लिखा है। ठीक है, तोमर वंश भी आपका कंप्लीट होता है। आज की क्लास आपकी कंप्लीट होती है। आप प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आएँ आप सबके लिए। हम और भी जितना भी है क्वेश्चन आंसर और भी हमें बहुत कुछ हम लेके आए आपके लिए। थैंक यू।